क्वेश्चन नंबर 59, जो कि कुछ इस तरीके का है। ए नॉन मेटल ए विच इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। एक कोई नॉन मेटल है ए। ये क्या है आपका? कोई नॉन मेटल है ना। ये क्या है आपका? नॉन मेटल है। तो ये जो नॉन मेटल है आपका, वो जो एयर होता है, एयर का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में जो एयर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज एयर? एयर इज ए मिक्सचर of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen, helium, carbon dioxide, etc. So एयर में जो आपका सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, हाँ, लार्जेस्ट आपका कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, ए आपका नॉन मेटल ए। व्हेन हीटेड विथ H2, है ना, इन 1,3 रेशियो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन गिव ए गैस बी। अब जब इस नॉन मेटल ए को हम लोग हीट करते हैं विथ हाइड्रोजन गैस, है ना, और ए और हाइड्रोजन गैस, ये जो नॉन मेटल ए है और हाइड्रोजन गैस का जो रेशियो होता है, वह हम लोग किस अमाउंट में देते हैं, है ना, 1:3 के रेशियो में हम लोग इसे हीट जब करते हैं आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एक गैस मिलता है बी, है ना। ऑन हीटिंग विथ O2 इट गिव एन ऑक्साइड सी। और जब इस हम लोग क्या करते हैं, ऑन हीटिंग विथ O2 गिव एन ऑक्साइड सी। अब इस जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इट दो ऑन हीटिंग विथ O2 इट गिव ऑक्साइड सी। इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड ओवर द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव एन एसिड डी, है ना, which act as strong oxidizing agent, identify A, B, C and D। बहुत ही अच्छा सा सवाल है आपका। कोई नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो हमको एक गैस मिलता है बी, है ना। बी जो है आपका गैस है। आयरन कैटालिस्ट के प्रोसेस में जब हम लोग हीट करेंगे नॉन मेटल ए को विथ हाइड्रोजन, और जो रेशियो होगा आपका ए और हाइड्रोजन गैस का, वो 1:3 के रेशियो में होगा। यानी ए का 1 मोल और हाइड्रोजन का 3 मोल, है ना, इस तरीके से। अच्छा, इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड ओवर द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब इस इफ दिस ऑक्साइड, सॉरी, ऑन हीटिंग विथ O2 इट गिव एन ऑक्साइड सी। क्या देगा आपको? एक ऑक्साइड सी देगा, है ना। जब इस गैस बी को हम लोग हीट करेंगे किसके साथ में भाई? ऑक्सीजन के साथ में, तो एक आपका कंपाउंड मिलेगा सी, है ना। सी क्या है आपका? ये जो बी का, जो बी है, बी को जब हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो एक कंपाउंड मिलेगा सी, जो कि एक ऑक्साइड होगा। अब इफ दिस ऑक्साइड, अब इस ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में, वाटर के इस दिस ऑक्साइड इस पास्ड ओवर वाटर, अगर हम इसको, इस ऑक्साइड को वाटर में पास कर दें, तो एयर के प्रेजेंस में, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एक एसिड मिलता है डी, है ना, जो कि जो डी होता है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो सबसे पहली बात, आपका जो नॉन मेटल ए है उसको मुझे पता करना है। और यहाँ पे बोल रहा है कि एयर का मेन सबसे ज्यादा मात्रा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका नॉन मेटल ए है। और सबसे एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। ये बात कंफर्म हो गया कि जो ए है वह आपका नाइट्रोजन नॉन मेटल है। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला N2, है ना। अब इस N2 को अगर हम लोग, अब कंफर्म होगा ए क्या है आपका? N2 है। अगर N2 को मैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवा दूं, है ना, तो आपका एक गैस बी बनेगा। वो बी क्या गैस होगा आपका? अमोनिया। क्योंकि मुझे पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मैं हीट कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो मुझे क्या मिलेगा? आपका अमोनिया गैस मिलेगा। और इसमें अगर हम इसको बैलेंस करें तो 1N2 + 3H2, यहाँ पे मिलेगा 2NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कितना मोल है? 1 मोल। और हाइड्रोजन कितना मोल है? 3 मोल। तो इस कारण से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा, मोल रेशियो, वो 1:3 होगा, है ना। अब इस अमोनिया गैस को अगर मैं हीट कर दूं किसके साथ में भाई? अगर इस अमोनिया गैस को मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दूं, तो ये जो अमोनिया होगा यह ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड एंड H2O, है ना। अब इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर मैं वाटर में पास कर दूं तो क्या बनेगा आपका, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वह एसिडिक नेचर का होता है। और इसे जब वाटर में डिजोल्व करेंगे इस एसिडिक ऑक्साइड को, तो मुझे क्या मिलेगा, एक एसिड मिलेगा, दैट इज HNO3। और जो HNO3 होता है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है ना। अमोनिया गैस को जब हीट करोगे ऑक्सीजन के साथ में तो एक ऑक्साइड मिलेगा आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। पहले बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड वापस से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस बात कंफर्म होगा कि ए क्या है आपका, नॉन मेटल है, और ए है नाइट्रोजन। जो बी है वह अमोनिया है, जो सी है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना। और जो डी है वह क्या है आपका, HNO3 है। तो एक क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज इट दिस नॉन मेटल बिलोंग, ये जो नॉन मेटल है वह पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में बिलोंग करता है, तो नाइट्रोजन जो होता है वह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 15 में रखा गया है ना। अगला है आपका, गिव द स्टेप इन्वॉल्व इन दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम रिस्पेक्टिव सल्फाइड ओर्स। जो आपके, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे जिसमें आपका लिथियम सबसे टॉप पे है, लेके बारात, कान्हा, मजे से, आला, मंजन, करके, एक दो, कोई, निगाहें सुंदरी, प्यारा, है ना, फिर हाइड्रोजन। अगर आप देखोगे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी, लो, अगर आप देखोगे लो जो रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले, है ना, हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लो या वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। वो कौन सा, आपके कॉपर है ना, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, और आपका गोल्ड है ना। ये जो हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट है इनको हम लोग बोलते हैं वेरी लेस रिएक्टिव। ये बहुत ही क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि जब आप सल्फाइड, फ्रॉम दियर सल्फाइडोर्स यानी ये जो आपके मिडल और मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल हैं, या जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं, इनके हम सल्फाइडोर्स से जब ऑब्टेन करते हैं मेटल को, तो कौन कौन से प्रोसेस आपका यूज होता है। तो अगर मैं बात करूं सल्फाइड ओर्स ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल, जैसे मान लो कोई आपका लो रिएक्टिविटी मेटल, सपोज दैट आपका मरकरी है ना, मरकरी का सल्फाइड, है ना, लो रिएक्टिविटी मेटल, लो रिएक्टिव मेटल कौन सा है आपका, मरकरी। और फ्रॉम रिस्पेक्टिव सल्फाइडोर्स, तो उस मरकरी का सल्फाइडोर्स कौन सा होगा, सीनाबार, है ना। इस सीना बार से अगर मुझे मरकरी अगर ऑब्टेन करना हो, तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसका रोस्टिंग करना पड़ेगा। रोस्टिंग में क्या करेंगे हम लोग, रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो सल्फाइड ओर्स होता है उसे हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। तो जब अभी से हम हीट करेंगे इस सल्फाइड ओर्स को, रोस्ट करेंगे, है ना, हीट करेंगे, रोस्ट करेंगे, तो ये जो आपका सल्फाइड ओर्स होगा वह मरकरी में आपका चेंज हो जाएगा, और ये आपका सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, है ना, फिर हम लोग रिफाइनिंग कर देंगे तो हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा रोस्टिंग के बाद में भी, तो उसे हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस द्वारा क्या कर लेंगे, प्योर मेटल के रूप में ऑब्टेन कर लेंगे। सल्फाइड और सब मीडियम रिएक्टिविटी, तो इसमें हम लोग रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करने पे मेटल ऑक्साइड मिलता है, और फिर हम लोग इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देते हैं, मुझे मेटल मिल जाता है, फिर मेटल का हम लोग रिफाइनिंग करवाते हैं तो फिर प्योर मेटल मिल जाता है ना। तो इस तरीके से जो आपके लो रिएक्टिव मेटल हैं, लो रिएक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे है, उनके लिए हम लोग केवल रोस्टिंग कर देते हैं। तो रोस्टिंग करने पे क्या होता है आपका, मुझे मेटल मिलता है। और अगर इस मेटल में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है तो उसे हम लोग रिफाइनिंग करवा देते हैं उस मेटल का, तो मुझे प्योर मेटल मिल जाता है, प्योर मेटल। और जो आपके लो, मतलब जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल है, मीडियम रिएक्टिव मेटल है, मीडियम रिएक्टिव मेटल, लाइक एज आपके
जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारे मेटल है ना, ईटीसी, ये सारे जो मेटल है आपके जो लो रिएक्टिव मतलब मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, उनके उनके सल्फाइड ओर्स से अगर मुझे ऑब्टेन करना हो मेटल को, तो हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग तो करते ही करते हैं। रोस्टिंग रोस्टिंग करने पे सल्फाइड आपका ऑक्साइड ओर्स मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। इस मेटल ऑक्साइड का फिर हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो मेटल मिल जाता है। और इस मेटल में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या करवा देते हैं, इसका रिफाइनिंग करवा देते हैं, तो मुझे प्योर मेटल मिल जाता है ना। तो ये सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं आपके एक्सट्रैक्शन में मेटल के। अगला है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज डिक्रीजेस इफ डिप इन HNO3। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एल्युमिनियम अगर आप क्या करते हो, एल्युमिनियम को डिप कर देते हो, डिप करने का मतलब डुबो देते हो कहाँ पे, HNO3 में, तो एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी घट क्यों जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम HNO3 के साथ रिएक्शन करके बना लेता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस H2O। अभी जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यह क्या करता है आपका, ये एल्युमिनियम मान लो कोई आपका एल्युमिनियम का रॉड है ना, इसको हमने डिप कर दिया कहाँ पे, HNO3 में, तो ये जो एल्युमिनियम बनेगा, Al2O बनेगा, इस लेयर के रूप में यहाँ पे डिपॉजिट, इस एल्युमिनियम सरफेस के ऊपर एल्यूमिना की एक पतली सी लेयर छड़ जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, पतली सी क्या हो जाएगी, लेयर आपकी चढ़ जाएगी, है ना। तो ड्यू व्हेन एल्युमिनियम react with HNO3 it form the alumina which protect the aluminum। ये जो एल्यूमिना आपका बन रहा है रिएक्शन के दौरान, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, किसका, ये प्रोटेक्शन का काम करता है आपका, प्रोटेक्ट द एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल को प्रोटेक्ट करता है आपका ये एल्युमिनियम। एल्युमिनिया, ये जो एल्यूमिना होता है, यह एल्यूमिना आपका प्रोटेक्शन का काम करता है, किसके लिए, एल्यूमिनियम मेटल के प्रोटेक्शन का काम करता है एल्यूमिना। इसके ऊपर जब आपका लेयर चढ़ जाएगा एल्यूमिनियम एल्यूमिना का, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम हो या मैग्नीशियम हो ना, इनके जो ऑक्साइड होंगे, जैसे मान लो आपका सोडियम ऑक्साइड हो गया या मैग्नीस, इसका इसका ऑक्साइड लोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके सोडियम ऑक्साइड को या मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन जो होता है वह रिड्यूस नहीं कर पाता। रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पे जो होगा सोडियम और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन जो होगा यहाँ से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन इज लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू, कार्बन जो होता है वह लेस रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू सोडियम, इसीलिए कार्बन यहाँ से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कार्बन मैग्नीशियम को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होता है ना। फिर कह रहा है सोडियम क्लोराइड इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट वेयर एज इट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन एज वेल इन द मोल्टेन स्टेट। तो ये कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वह सॉलिड स्टेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्या नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, डज नॉट कंडक्ट। जो सोडियम क्लोराइड होता है वह सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट इसको अगर हम पिघला दें, यानी सोडियम क्लोराइड को अगर हम मेल्ट कर दें, मोल्टेन स्टेट में ले आए, मोल्टेन स्टेट में अगर मैं ले आऊं इस सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट में, है ना, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये सोडियम क्लोराइड आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो चूंकि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्या होता है आपका, जब ये सोडियम क्लोराइड आपका सॉलिड स्टेट में होगा, तो सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। तो इस सॉलिड स्टेट में इसके जो आयन होते हैं, सोडियम आयन क्लोराइड आयन ना, ये फ्री नहीं होते हैं। इन द सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड स्टेट सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर नॉट फ्री। In the solid state, sodium ion and chloride ion are not free, so these do not conduct. So solid sodium chloride do not conduct electricity. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो आपका इलेक्ट्रॉन जो हो फ्री हो, या तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा हो, या तो फ्री आयन आपका मूव करना चाहिए, है ना। यहाँ पे सोडियम जो क्लोराइड है वह सॉलिड स्टेट में इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो आयन होते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये आपके फ्री नहीं होते, है ना।
जब इसकी इसे हम अगर गला दें, मोल्टेन मतलब पिघला दें, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि पिघलाने पे क्या होगा, इसे जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होगा वो थोड़ा दूर दूर हो जाएगा और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका वीक पड़ जाएगा। और इसे जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये आयन आपके क्या कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं, है ना। या इस सोडियम क्लोराइड का अगर मैं एक्वस सोल्यूशन बना दूं, तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा, और ये आपका आयन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए। तो इसका सही से अगर मैं आंसर लिखूं, तो मैं इसका आंसर ऐसे लिखूंगा कि, चलो लिख ही देता हूं भाई। इन द सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड स्टेट सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर नॉट फ्री। क्या नहीं होते, फ्री नहीं होते हैं। So the solid sodium chloride, the solid sodium chloride is, does not conduct, does not conduct electricity। इसीलिए जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ना तो सोडियम आयन फ्री होता है ना तो क्लोराइड आयन। बट इन मोल्टेन स्टेट सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, ड्यू टू इन molten state, molten state sodium ion and chloride ion are capable टू मूव। मूव करने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जब कोई आयन आपका कैपेबल होगा मूव करने के लिए तो मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो आयन के मूवमेंट के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है आपका जब एक पिघला होगा तब। एंड इन द aqueous solution of sodium chloride, in the aqueous solution of sodium chloride, sodium ion and chloride ion are separated and can be moved, and can be moved। और जब मूव करेगा तब क्या होगा आपका, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया। फिर अगला है आपका, आयरन आर्टिकल आर गैल्वेनाइज। आयरन के जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल का मतलब आपका हो गया वस्तु। जो आयरन के वस्तु होते हैं, मतलब जो आपके मटेरियल होते हैं जो उसको हम यूज में लाते हैं, आयरन के आर्टिकल को, आयरन की वस्तुओं को जो हम लोग यूज में लाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आयरन अंडर गो रस्टिंग। आयरन का क्या होता है आपका, आयरन का होता है रस्टिंग। ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग के कारण से क्या होता है, ड्यू टू रस्टिंग आयरन आर्टिकल बिकम स्पॉइल। आयरन जो आर्टिकल होता है वह क्या हो जाता है आपका, स्पॉइल हो जाता है। और स्पॉइल जब हो जाएगा आपका आयरन आर्टिकल, तो आपका इट कोरोड, ये क्या हो जाता है आपका, धीरे धीरे करके खराब हो जाता है, क्षय हो जाता है, खराब हो जाता है, टूट टूट के अलग हो जाता है। आपका जो आयरन आर्टिकल होगा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा जंग लगने की वजह से। तो धीरे धीरे टूट करके अलग होता रहेगा और कोरोड होता रहेगा, है ना, स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए जरूरी हो जाता है, सो इट बिकम नेसेसरी। ये क्या हो जाता है, इट बिकम नेसेसरी। ये नेसेसरी हो जाता है कि हम लोग इसे क्या करें, प्रोटेक्ट करें। नेसेसरी दैट वी प्रोटेक्ट, क्या करें, प्रोटेक्ट करें आयरन को फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से हम लोग बचाएं, क्योंकि अगर हम रस्टिंग से नहीं बचाएंगे तो आयरन जो आर्टिकल होगा वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। अब आयरन के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या करेंगे हम लोग, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच a layer of high reactive metal are deposited on the low reactive metal surface। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, लो सॉरी गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, हाई रिएक्टिव मेटल,
हाई रिएक्टिव मेटल का जो लेयर होता है, हाई रिएक्टिव मेटल लेयर, हाई रिएक्टिव मेटल का जो लेयर होता है उसको हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं कहाँ पे, डिपॉजिट ऑन दी सरफेस ऑफ इसके राइट, ऑन दी सरफेस ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल के सरफेस के ऊपर हम लोग हाई रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका प्रोटेक्शन करना होता है उससे हम लोग बनाते हैं क्या, कैथोड। जिसका प्रोटेक्शन करना होता है उसे क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। जिसका मुझे प्रोटेक्शन करना होता है उसे बनाते हैं कैथोड। ये मान लो आपका कैथोड है, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोड होगा किसका बना होगा, आयरन का, है ना, इसी को मुझे प्रोटेक्ट करना है। और जिस मेटल का लेयर मुझे चढ़ाना होगा इस आयरन आर्टिकल के ऊपर उसे मैं क्या बना दूंगा, एनोड। एनोड से यहाँ पे जो मेटल होगा वो टूट करके यहाँ पे सोल्यूशन में आएगा, है ना। जैसे मान लो आपका जिंक है ना, जिंक जो होता है वह आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या होगा आपका, जिंक यहाँ से आपका टूट करके डिजोल्व होकर के सोल्यूशन में आएगा। ये जो जिंक होगा आपका, जिंक आयन के फॉर्म में आपका यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर आएगा। और ये जो जिंक आयन होगा ये जाके कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस कैथोड के ऊपर, और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगा जिंक का। किसका लेयर चढ़ जाएगा, जिंक का एक लेयर चढ़ जाएगा, जिंक का एक लेयर चढ़ जाएगा। अगला है आपका, मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन दियर फ्री स्टेट इन नेचर। जो आपके सोडियम होते हैं, कैल्शियम कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, है ना, मैग्नीशियम होते हैं, ये सारे जो मेटल हैं नेचर में फ्री स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते, नीचे पे फ्री स्टेट में इसलिए नहीं पाए जाते, दीज मेटल आर नॉट फाउंड इन दी फ्री स्टेट बिकॉज दीज मेटल आर वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस, कार्बन डाइऑक्साइड, etc, and form their compound. So these metal will not remain, will not, cannot exist in the free state। इसी कारण से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण से ये अपने आसपास में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट हो या बेस प्रेजेंट हो, इनके साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, ये बिना रिएक्ट किए हुए रह ही नहीं पाएंगे। ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कुछ आपका इस तरीके का है, कह रहा गिव गिवन बिलो आर द स्टेप फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम ओर्स। कॉपर को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम कॉपर ओर्स। कॉपर कॉपर ओर्स से हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, कॉपर मेटल को ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, रोस्टिंग ऑफ कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। कॉपर फर्स्ट सल्फाइड का मतलब C2S, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लास। इस ओर्स का नाम है कॉपर ग्लास। इसको अगर हम लोग क्या करें, रोस्ट करें, रोस्ट करने का मतलब इस सल्फाइड ओर्स को हम लोग हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या होगा, रोस्टिंग का मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इसे हम हीट करेंगे, एक जो आपका क्यूप्रिक सल्फर क्यूप्रस सल्फाइड है, या पहले चेंज होगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, और यहाँ पे जो सल्फर होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, है ना। अब क्या होने वाला है आपका, ये आपका रोस्टिंग, इस प्रोसेस का बोलोगे आप रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम लोग सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, है ना। फिर अगला है आपका रिडक्शन ऑफ कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड विथ कॉपर सल्फाइड। ये जो आपका कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है इसको हम लोग हीट करेंगे कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के साथ। यहाँ पे देखोगे तो कॉपर का जो चार्ज होगा कॉपर आयन पे, कॉपर आयन पे कितना चार्ज होगा, 1 चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो 2 कॉपर आयन पे कितना चार्ज होना चाहिए, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो एक कॉपर पे कितना चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड को कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के साथ में अगर रिएक्ट करवाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉपर
आपका अलग हो जाएगा, और ये सल्फर और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, SO2 की फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड की, है ना। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लगा सकते हो आप। हाँ, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, दो दो चार दूनी छह, सिक्स कॉपर। आपका है यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम लोग क्या करेंगे भाई, कॉपर का इलेक्ट्रो जब हम लोग रिफाइनिंग करेंगे तो रिफाइनिंग में क्या करेंगे, जो क्रूड कॉपर, जो आपका इम्प्योर कॉपर मेटल होगा, जो कि आपका ओर्स से मिलेगा, है ना। ओर्स के एक्सट्रैक्शन के दौरान जो आपको कॉपर मिलेगा, वो कॉपर में क्या होगा, इम्प्योरिटी होगी। इसीलिए हम लोग इस कॉपर को, जो कि हमको ओर्स से मिलता है, इस कॉपर को हम लोग बोलते हैं क्रूड, क्या, क्रूड कॉपर, है ना। इस क्रूड कॉपर को हम लोग बनाएंगे एनोड, और प्योर कॉपर मेटल को क्या बनाएंगे, कैथोड। और यहाँ पे हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रोड को डिप कर देंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा, जो क्रूड आपका कॉपर है, यहाँ से कॉपर आपका इस सोल्यूशन के अंदर आएगा, कॉपर आयन के फॉर्म में। और एक कॉपर आयन आपका यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा इस प्योर कॉपर मेटल के ऊपर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ये जो आप इलेक्ट्रोड निकाल लोगे, अभी इलेक्ट्रोड जो निकाल लोगे, तो ये आपका क्या होगा, प्योर कॉपर मेटल होगा। ये मोटा सा हो जाएगा, इसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगा ना कॉपर का, ये मोटा सा आपका हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी। और जब सारा आपका क्रूड जो कॉपर है वो डिजोल्व होकर के सोल्यूशन में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, फिर हम इसको अलग कर लेंगे। ये जो आपका कॉपर मेटल होगा ये प्योर होगा, है ना। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि ऑफ दी थ्री मेटल एक्स वाई जेड, तीन मेटल है भाई, एक्स वाई एंड जेड। ये तीनों जो है ना, नहीं, एक्स जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एक कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। वाई जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और जो जेड होता है वह स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ, है ना। ओनली आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड एंड आल्सो अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो वो कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, एक्स। तो एक्स क्या हो सकता है आपका, सोडियम, क्योंकि सोडियम होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव, या कोल्ड वाटर से में भी रिएक्शन कर लेता है, एक्स इक्वल टू सोडियम। और कौन सा मेटल है जो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, दैट इज मैग्नीशियम, यानी वाई क्या होगा आपका, मैग्नीशियम होगा। और ऐसा कौन सा मेटल है जो स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है, दैट इज आयरन, है ना। अगर मैं इनको अरेंज करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका होगा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद में आपका होगा आयरन, है ना। इस तरीके से इनके क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन। क्योंकि जो कोल्ड के साथ में रिएक्शन कर ले रहा है वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जो हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। और जो मेटल आपका केवल स्टीम के साथ में रिएक्शन कर रहा है वो तो काफी ज्यादा कम रिएक्टिव होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आता है 64 है, एन एलिमेंट ए बर्न विथ गोल्डन फ्लेम इन एयर। एक कोई आपका एलिमेंट है, मुझे नहीं पता भाई क्या कौन सा एलिमेंट है, बट इतना पता है कि इसको हम जब जलाएंगे, इसका जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा, एयर में अगर हम जलाएंगे तो इसका जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा वो गोल्डन, गोल्डन कलर का होगा। गोल्डन कलर का जो गोल्ड का कलर होता है, वो ऐसा कलर इसके फ्लेम का कलर होगा जब इस एलिमेंट ए को हम लोग जलाएंगे, हीट करेंगे, बर्न कराएंगे इन एयर। इट रिएक्ट विथ अनदर एलिमेंट, ये जो आपका एलिमेंट ए है, ए अनदर एलिमेंट बी के साथ रिएक्शन करेगा। और जो बी है आपका एटॉमिक नंबर 17, ये बी का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 17, 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब जो बी है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, दैट इज क्लोरीन। यानी ये जो एलिमेंट है, बी तो पता चला कि बी क्या है, बी आपका क्लोरीन है ना। अब ए जो है वो बी के साथ में रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ए जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। और टू गिव ए प्रोडक्ट सी, यहाँ पे प्रोडक्ट सी मिलता है,
एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी, और सी का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, यानी से हम वाटर में अगर डिजोल्व कर देंगे तो इसका सोल्यूशन, अगर सी को हम डिजोल्व कर देंगे वाटर में तो एक एक्वस सोल्यूशन मिलेगा, है ना। और जो एक्वस सोल्यूशन होगा प्रोडक्ट सी ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव कंपाउंड डी, और ये जो इसको वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो वो जो आपका सोल्यूशन मिलेगा, उस सोल्यूशन को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, एक कंपाउंड डी मिलेगा, और एक हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा, गैस लिबरेट होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी एंड डी। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है यार, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो बोल रहा था कि आपका एलिमेंट ए है ना, जिसको जलाने पे गोल्डन फ्लेम आता है, क्या था, गोल्डन फ्लेम। ए जो आपका मेटल है, ए, इसको, वो कौन सा मेटल है जिसको जलाने पे गोल्डन कलर का फ्लेम आता है, दैट इज सोडियम। यानी ए क्या है आपका, सोडियम है। अब सोडियम को अगर हम कूलेंट से रिलेशन करवा दें तो क्या बनता है, एक प्रोडक्ट सी मिलता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये क्या है आपका, सोडियम, और सोडियम जब कूलेंट के साथ react करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड का अगर हम वाटर में सोल्यूशन बना दे, यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन बना ले। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सोल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। इस ब्राइन सोल्यूशन का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं तो आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ आप देखोगे तो क्लोरीन गैस भी क्या होता है आपका, प्रोड्यूस होता है ना। तो ये जो क्लोरीन गैस है, ये क्या होगा आपका, ना एक कंपाउंड डी, अगर एक क्लोरीन डी को अगर मैं क्लोरीन मान लूंगा तो क्लोरीन तो एलिमेंट होता है, लेकिन एक कंपाउंड है तो क्या बनता है, वो कंपाउंड कौन सा होता है, जब आप ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपका भी प्रोड्यूस होता है ना। तो भाई ए क्या था आपका, सोडियम, बी क्या था, सोडियम क्लोराइड, सी क्या था आपका, सी का मतलब आपका यहाँ पे, नहीं, बी तो आपका क्लोरीन था ना, बी क्लोरीन था, सी क्या था, सोडियम क्लोराइड, डी क्या आपका था यहाँ पे, डी मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने सब चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, टू ओर्स ए एंड बी, दो ओर्स हैं, दो ओर्स हैं, एक ओर्स आपका ए है, एक ओर्स आपका बी है। इन ऑन हीटिंग, अगर ए को हम लोग हीट कर देंगे तो ए जो आपका ओर्स ए है, ए हीट को हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और बी को अगर हम हीट कर दें, है ना, वेर एज ओर्स बी, अगर बी को हम लोग हीट कर दे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होती है ना। व्हाट स्टेप विल यू टेक इट कन्वर्ट इनटू द मेटल, कौन सा स्टेप आप यूज करोगे इन मेटल को हम कन्वर्ट करने के लिए। देखो, सबसे पहले आपको पता करना होगा जो ओर्स ए है एक किस नेचर का है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इसका मतलब हुआ कि ए जो होगा आपका कार्बोनेटेड ओर्स होगा। वही कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, कार्बोनेट ओर्स को, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होती है। और देखो, कार्बोनेट ओर्स को हीट करना इन दी ऑप्शन ऑफ एयर क्या कहलाता है आपका, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। यानी ए आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा। और बी कौन सा ओस होगा, किस टाइप का ओस होगा, जिसे हम हीट करने पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। इसका मतलब बी जो है आपका सल्फाइड ओस है, क्योंकि सल्फाइड ओस को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस क्या होगी, रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। यानी जो ए है वो क्या है आपका, कार्बोनेट ओस है, कार्बोनेट ओस, और जो बी है वो आपका सल्फाइड ओस है, सल्फाइड ओस। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि आप व्हाट स्टेप विल यू टेक, आप कौन सा स्टेप यूज में लाओगे अगर आपको क्या करना हो, यू टेक टू कन्वर्ट देम
इनटू मेटल। अगर इस ओर्स को अगर आपको मेटल में चेंज करना है तो कौन से स्टेप आप यूज में लाओगे? तो देखो, ए को जब आप हीट कर रहे थे, है ना, तो ए जो हीटिंग प्रोसेस था वो क्या कहलाता था? कैल्सिनेशन। और बी को जब हीट करते थे तो इसके बी को हीट करते थे तो बी चूंकि आपका सल्फाइड ओर्स था, और सल्फाइड ओर्स को जब हम लोग एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं रोस्टिंग। यानी आपका ये रोस्टिंग है प्रोसेस, एक डेसिनेशन प्रोसेस। यानी ए जो आपका ए है, ए से हम लोग मेटल को अगर ऑब्टेन करेंगे, जो ओर्स ए है इससे हम लोग मेटल जब ऑब्टेन करेंगे, इसमें कौन कौन से स्टेप यूज होंगे? पहला आपका इसको कराना पड़ेगा इसे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कराने पे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिलेगा आपका, इस मेटल ऑक्साइड का फिर रिडक्शन करवाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या आपका? रिडक्शन। और तीसरा स्टेप है रिफाइनिंग। और अगर बी आप देखोगे तो बी मेटल को, बी ओर्स को अब हम लोग अगर चेंज करना चाहते हैं मेटल में, तो इसके लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा? रो, रोस्टिंग। पहला स्टेप होगा आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग कराने पे मुझे आपका क्या मिलेगा? सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ऑक्साइड ओर्स मिलेगा। और उस ऑक्साइड, आपका ऑक्साइड ओर्स का हम लोग कराएंगे रिडक्शन। और तीसरा जो स्टेप होगा आपका रिफाइनिंग। क्या होगा? रिफाइनिंग।